हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे साइंस के 26 दिसंबर 2024 को दूसरे शिफ्ट में, उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दो तो आपको मिल जाती है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक यौगिक ये नहीं है, ये सह संयोजक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक नहीं होता है। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे केस में असंतृप्त यौगिक होते हैं वो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? यानी फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार होता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है एड्रिनलिन हार्मोन को। जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो हमारे किडनी के ऊपर होते हैं। दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक एक, उसके द्वारा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन। ये हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो सांसें तेज चलने लगती है, गला सूखने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि जब आप डर के माहौल में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि यार जहाँ पर आप हैं वहीं पर मिसाइल गिरने वाली है, सायरन बज गया, तो कहीं ना कहीं आप डर फील करेंगे। जो आप डर फील करेंगे और उस समय जो आपके बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, ठीक ना, गला सूख रहा है, सांसें तेज चल रही है, ये सब होता है इसी हार्मोन के कारण। जब आप उस स्थिति में होते हैं ना, तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर होती है, ताकि आप उस सिचुएशन से फाइट कर सके, उस सिचुएशन से फ्लाइट कर सके। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को। तो गिलहरी के केस में भी यही चीज़ होता है, राइट। थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग बात कर चुके हैं, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो कि हमारे गले में है। इसके बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है, ठीक, आयोडीन चाहिए होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये टेस्टिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है पुरुषों के अंदर, ये मेल सेक्स हार्मोन है। और एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, जो कि अंडाशय के द्वारा सिक्रीट होता है महिलाओं के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक समभारिक है? समभारिक मतलब आइसोबार, है ना, आइसोबार। तो आइसोबार किसको बोलते हैं? आइसोबार में होगा ये कि जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ये अलग अलग होती हैं, जबकि जो मास नंबर है, मास नंबर वो सेम होते हैं। तो आइसोबार जो होते हैं वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु हो गए तो परमाणु संख्या अपने आप ही अलग अलग हो गई। अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या अलग अलग होती है, जो कि निश्चित रूप से होनी है क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, लेकिन मास नंबर उनका सेम ही होता है। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन दोनों का मास नंबर बराबर ही होता है 40-40, ठीक। तो ये दोनों कहे जाएंगे समभारिक, है ना, समभारिक। द्रव्यमान संख्या एक समान, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है, बहुत बार बात कर चुके हैं, समांतर, सीधी, समानांतर और समदूरस्थ। बी हमारा राइट आंसर। यदि 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 40 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो H इज इक्वल टू होता है I² RT। H हमारे पास 40 जूल है, I का मान अपने को चाहिए तो I² यहाँ पर हो जाएगा, और R है 4 ओम और समय 1 सेकेंड। तो ये 4 से 4 दहाई का 40 ऐसे खत्म हो जाएगा, राइट। I² इज इक्वल टू
10, I बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। देखो एक्चुअल में तो ये आंसर होगा, यानी कि 3 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर देखो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर ये होगा, रूट 10 का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, स्पाइरोगैरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए, बहुत बार बात कर चुके हैं। इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगैरा अपने आप में हरा शैवाल है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। अगर हम विसरण की दर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विसरण दर गैसों में है, उससे कम है द्रव में, और बहुत कम है ठोस में। कारण क्या है? गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, रिक्त स्थान अधिक होती है भाई, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होती है, और जो इनके कण होते हैं इनके पास ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, तो भागते भी तेज है। द्रव के कण जो है थोड़े पास पास होते हैं, लेकिन इनके कणों के बीच भी रिक्त स्थान होती है, और ऊर्जा जो है गैस के कणों के पास सबसे अधिक है, और इससे कम ऊर्जा जो है द्रव के कणों के पास है। लेकिन ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होती है, और इनके कणों के पास ऊर्जा जो है वो कम होती है। तो हम बोलेंगे कि द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में कण जो है दूर दूर होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, तो दूसरे पदार्थ के कण जो है इनके रिक्त स्थान में आकर के समा जाएंगे, और इनके कणों के पास ऊर्जा भी जो है अधिक होती है, तो स्वतंत्र रूप से ये गति करते हैं। ठोस के कण जो है केवल वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा, डी हमारा राइट आंसर। प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा, यानी कि स्टिमुलाई द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखो, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो सकता है कि जो पौधे के भाग होते हैं उनके गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे प्रकाश की दिशा में तना ग्रो करता है, जिसे हम लोग प्रकाश अनुवर्ती गति बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के दिशा में, यानी बोल सकते हो पृथ्वी की केंद्र की ओर जो है जड़ें जाती हैं, तो जड़ें जो कि प्लांट का एक भाग है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी जो गति है उसकी दिशा में परिवर्तन वहाँ पर, जिसे हम लोग गुरुत्वानुवर्ती गति बोलते हैं। तो उन दिशाओं में परिवर्तन होता है जिनमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल ट्रॉपिक मूवमेंट पे है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट पे है, यानी ट्रॉपिज्म पे है, इसी को हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है, यानी फेज ट्रांजिशन नहीं है, फेज चेंज नहीं है, अवस्था में परिवर्तन नहीं है। तो संघनन में क्या होता है, जो गैस होती है कंडेंसेशन में वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो ये अपने आप में बोल सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने आप में अवस्था में परिवर्तन है। वाष्पन में क्या होता है, द्रव है जो गैस में कन्वर्ट होता है, ये वाष्पन है। उत्सर्जन क्या होता है, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। वर्ज्य पदार्थों का त्याग उत्सर्जन होता है। जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो गैस भी हो सकती है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो वर्ज्य पदार्थ है बॉडी से उसको बाहर निकालना है, इसमें कोई फेज चेंज जैसी बात नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक है, डाई एटॉमिक है? तो आर्गन मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, और फास्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ब्रायोफिल्म या फिर ब्रायोफाइलम पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है
और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कायिक प्रवर्धन। जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं उसके मार्जिन पे बर्ड्स निकलते हैं और बर्ड्स टूट करके जमीन पे गिरते हैं, एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो करता है उस बर्ड से। तो जो कायिक भाग होते हैं जैसे कि पत्ती है, जड़ है, तना है, इनसे नए पादप का उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ पर पत्तियों से नए पादप उगते हैं तो ये अपने आप में कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा डैश। जैसे जंतुओं की शरीर की बात करें तो पूरे बॉडी के हर पार्ट में ही वृद्धि होती है, पूरे बॉडी के हर पार्ट में वृद्धि होती है, यानी कि ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट के केस में कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है, क्योंकि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, या फिर बोल दो विभाज्य उत्तक पाया जाता है। विभाज्य उत्तक जहां जहां पाया जाएगा वही पार्ट जो है प्लांट के अंदर ग्रो करता है। और विभाज्य उत्तक जो है सबसे ज्यादा कहां पर उपस्थित होता है भाई? तो जड़ के शीर्ष में और तना के शीर्ष में। तो जड़ का जो शीर्ष होता है और तना का जो शीर्ष होता है वही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। तो विभाजित उत्तकों, जिन्हें विभाज्य उत्तक भी कहा जाता है, कि उन भागों में पाए जाने के कारण पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ये जो उत्तक है ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं रूट टिप और शूट टिप में। जो जड़ का शीर्ष है और जो तना का शीर्ष है वहां पर ये देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही गुणों का चयन कीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के यूनिट, ऐसा यूनिट को लेकर के जो है यहाँ पर मैचिंग दिया गया है, आपको पेयर दिया गया है। तो अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो V/I ये सूत्र होता है इसका, वोल्ट हो जाएगा SI मात्रक इस विभवांतर का, और धारा का हम जानते हैं कि एम्पियर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। R = ρL/A फॉर्मूला होता है। यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू में A इंटू में L। ये रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये ओम हो जाएगा, ये एरिया है, इसका SI यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ है, इसका SI यूनिट मीटर हो जाएगा, इस स्क्वायर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो इसका यूनिट हमारे पास निकल करके आता है ओम मीटर। तो अब आप देख लो, प्रतिरोध का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है, गलत हो जाएगा, या तो वोल्ट पर मीटर बोलो या फिर ओम बोलो। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और प्रतिरोधकता का वोल्ट मीटर होता है ना, प्रतिरोधकता का वोल्ट मीटर होता है, ये गलत हो जाएगा। आप चाहो तो ओम को यहाँ पर ये लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर इंटू में मीटर, केवल वोल्ट पर मीटर नहीं चलेगा, तो ये विकल्प हमारा कटता है, ये भी विकल्प हमारा कटता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ठीक है भाई, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ड्यूरिंग मियोसिस अ सेल डिवाइड्स टू क्रिएट डैश न्यू सेल्स। देखो मियोसिस के दौरान बोले तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर के 4 नई कोशिका बनाती है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, जब इसका मियोसिस होगा तो 4 नई कोशिका जो है बनती है, 4 नई कोशिका बनती है किसमें? मियोसिस में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में। जबकि माइटोसिस होता है, जबकि माइटोसिस होता है तो 2 नई कोशिका बनती है ना, 2 नई कोशिका बनती है माइटोसिस में, यानी कि समसूत्री विभाजन। यह है अर्धसूत्री विभाजन, और यह समसूत्री विभाजन। तो डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इनमें से कौन सा वो प्रत्यक्ष परिवर्तन है, चेंज है, जिसे हम देखते हैं तो पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है कि आपको संकेत मिले, साफ साफ देखने को मिले कि गैसों का निर्माण हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या हो सकता है अवक्षेप का निर्माण हो तो आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि
ये सारे संकेत एक साथ देखने को मिले, हो सकता है इसमें से कोई 2 संकेत हमें देखने को मिले, हो सकता है कोई 1 संकेत देखने को मिले, तो कोई ना कोई संकेत आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सभी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये सारे संकेत एक साथ देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है केवल गैसों का निर्माण हो, बाकी ये सारे संकेत देखने को ना मिले, हो सकता है। बी हमारा राइट आंसर। पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। इसको काट दो, मेरे ख्याल से टाइपिंग गलत हो गया यहाँ पर। देखो, साइटोकाइनिन का मतलब मैंने आपको बताया है, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका को विभाजित करवाता है, आप बोल सकते हो। तने के वृद्धि में सहायता करता है जिबरलिक एसिड, जिसे हम लोग जिबरलिन भी बोलते हैं। ये ऑप्शन कट जाएगा। अच्छा, एब्सिसिक एसिड जिसे शॉर्ट में ए बी बोलते हैं, ये ग्रोथ को रोकता है, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। कम से कम इसके बारे में तो आपको ध्यान में ही होगा, प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ठीक, तो यहां देखो एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखा है तने की वृद्धि में सहायता करता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहां एब्सिसिक एसिड के बारे में कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ये साइटोकाइनिन का काम है, ये ऑप्शन कट जाएगा। यहां देखो एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, ठीक है। जिबरलिन वृद्धि को रोकता है, गलत हो जाएगा। जिबरलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। साइटोकाइनिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, नहीं, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। यानी कोई भी ऑप्शन जो है इसमें से सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर सवाल ही कुछ ऐसा पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ठीक। जिबरलिन जो है तने की वृद्धि में सहायता करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना कि हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे सबके काम को। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, यानी प्लांट में वृद्धि को रोकता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करवाता है, साइटो का मतलब कोशिका, काइनिन का मतलब विभाजन। और जिबरलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, जो कि यहाँ पर भी है। चलो मैंने यहाँ पर घेर दिया है तो यहीं पर कर देता हूँ, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? इस अभिक्रिया को अच्छे से ध्यान में रखिए। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड का पीले रंग का ठोस प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये एक ठोस है, इसको गर्म किया गया तो लेड ऑक्साइड का एक ठोस बनता है, ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहां पर उत्सर्जित होती है, जो कि ब्राउन कलर की होती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस के पास कोई कलर नहीं है, ये गैस भी यहां पर मुक्त होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। यहां पर देखो हाइपरमेट्रोपिया को लेकर लिखा है निकट दृष्टि दोष, गलत हो जाएगा। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष, ये सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग बायो के टर्म में मायोपिया बोलते हैं। इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को ही हम लोग बायोलॉजिकल टर्म हाइपरमेट्रोपिया से बताते हैं। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। बी हमारा राइट आंसर। एस्पोरेंजिया होता है ना, एस्पोरेंजिया होता है। राइजोपस में हम लोगों ने देखा था एस्पोरेंजिया होता है ऐसे गोल गोल, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये फटता है एस्पोरेंजिया।
परिपक्व होने के बाद ये स्पोर्स हवा में फैलते हैं, जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वातावरण अगर इनके अनुकूल हुआ कवक के तो वहाँ पर ये उग जाएंगे। तो बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन ये कहलाता है। इसी को हम लोग बीजाणु समासंग बोलते हैं। समासंग का मतलब निर्माण होता है। तो ये राइजोपस में होता है, जो कि अपने आप में कवक है, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है? आई थिंक पहला ही सवाल था यांत्रिक ऊर्जा को लेकर के। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, निकल, ये तो है नहीं। देखो गैलियम और सीजियम की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों धातु जो है कमरे के ताप पर नहीं पिघलते हैं। बोर्ड ने इसका आंसर ए दिया हुआ है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पर ए दे रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कमरे के ताप पर नहीं पिघलते हैं ये दोनों धातु, गैलियम और सीजियम। ये दोनों धातु जो है अगर आप इसको अपने हथेली में लेते हैं, अपने मुट्ठी में बंद करते हैं, तब ये पिघलने लगेंगे। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का तापमान हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं। कभी कभी आपको जो है 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर, जबकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी हथेली में लेते हो तो पिघलने लगेंगे हमारे बॉडी टेम्परेचर से। तो ये ध्यान में रखिएगा, कमरे के ताप पर पिघलने लगता है ये गलत है। गैलियम और सीजियम कमरे से थोड़े उच्च ताप पर पिघलते हैं, कमरे के ताप से उच्च ताप पर पिघलते हैं, थोड़े उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? प्रतिरोध कब बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है जब चालक की लंबाई बढ़ती है और चालक की मोटाई घटती है। टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे केस में प्रतिरोध बढ़ता है कंडक्टर की, चालक की। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना, कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे केसेस में क्या होगा? जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा? मान लीजिए कि इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक मान लो कि μ1 है और इसका μ2 है। हम जानते हैं कि μ1 छोटा होगा μ2 से, क्योंकि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है, सघन माध्यम का ज़्यादा होता है। अब प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो ये हमारा आपतन बिंदु है जिस पर हम लोगों ने अभिलंब खींचा है। अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाएगी। अभिलंब के साथ यहाँ पर जो एंगल बनता है आपतित किरण के साथ, उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। जो स्नेल का नियम है वो कहता है μ1 गुने में ये जो एंगल है इसका साइन, यानी कि आपतन कोण का ज्या, उसके बाद बराबर μ2 अपवर्तन कोण की ज्या साइन। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और साइन आर का रेशियो आपसे पूछा गया है। ये कितना हो जाएगा भाई? साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर μ2 बट्टे में μ1। अब देखो μ2 बट्टे में μ1 ये बड़ा है मान, ये छोटा है, तो इसका रेशियो 1 से बड़ा आएगा। तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा और ये रेशियो चेंज नहीं होगा जब तक आप ये मीडियम चेंज नहीं करेंगे, जब तक इस लाइट के वेवलेंथ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये रेशियो 1 से बड़ा तो आएगा और फिक्स होगा। ये जैसे मान लीजिए कि 1.2 आ रहा है तो 1.2 ही आएगा। आप चाहे इस एंगल को बढ़ाओ घटाओ, 1.2 ही मान आएगा जब तक कि आप इस मीडियम को चेंज नहीं कर देते हैं, इस पेयर ऑफ मीडियम को चेंज नहीं कर देते हैं, या फिर आप इसके वेवलेंथ को चेंज नहीं कर देते हैं, तब तक
ये रेशियो फिक्स होगा आपका, यही स्नेल का नियम कहता है। तो एक से अधिक और स्थिरांक बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि की पहचान कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। अगर आप इसको गर्म करते हैं, इसको आप हीट करते हैं, तो यहां पर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी और यहां पर जलवाष्प बनेगा। इसे कहा जाता है सोडा ऐश, जिसे धावन सोडा भी कभी कभी कह दिया जाता है, हालांकि धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बी हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन बोले तो O2 समझेंगे आप, केवल O मत समझना, केवल O ऑक्सीजन परमाणु है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है इसका मतलब O2 होता है ना, O2। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 32 हो जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? अब ये तो आपको पता ही है, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए चाहिए भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए चाहिए। इस हार्मोन को ना T4 हार्मोन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। ये पूछा गया था RRB JEE CBT1 2019 में कि T4 हार्मोन किसको कहा जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। तो आयोडीन चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके टूटने, इनके बनने को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, वैसे केस में ये हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है ताकि आप उस कंडीशन से फाइट कर सके, वहां से फ्लाइट कर सके। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये टेस्टिस के द्वारा पुरुषों में सिक्रीट होता है, जिसके बाद जो है एक लड़का को हम कहते हैं कि वो जवान हो रहा है। सी हमारा राइट आंसर। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? गोलीय दर्पण जैसे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो मान लो मैंने ये बना दिया अवतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ है ना, इधर मैंने लेप लगा दिया, तो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका जो व्यास होता है यानी कि ये, इसे हम लोग अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग अपर्चर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव धातु है, जब इन्हें हम खुले में रखते हैं तो आग पकड़ लेती है। सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप पोटेशियम भी याद रखो, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम तो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, वैसे केस में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। वैसे केस में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। फॉर्मूला होता है -F × में S। जब बल विस्थापन की दिशा में हो, जब बल विस्थापन की दिशा में हो, वैसे केस में जो कार्य किया जाता है वो धनात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, इस केस में कार्य 0 होगा। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, इस केस में कार्य ऋणात्मक होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु को क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग v निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है होना चाहिए? तो v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक को रिप्लेस कर दो g से और s को रिप्लेस कर दो h से। तो ये गति के जो 3 समीकरण होते हैं उसमें से तीसरा समीकरण यही है, v² - u² = 2gh। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर है? J जूल है, C कूलम है और S सेकेंड है। तो W = Q × में V, ये फॉर्मूला होता है।
कार्य बराबर आवेश गुने में विभवांतर। तो यहां से V बराबर हो जाएगा W बटे में Q। अगर हम 1 जूल कार्य हम 1 जूल करते हैं और यहाँ पर विभवांतर जो हमारा विभवांतर नहीं, आवेश है 1 कूलम होता है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर विभवांतर 1 वोल्ट मिलेगा। तो 1 जूल बट्टे में 1 कूलम, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है और प्रायः द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो यह अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी होता है। एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? मटर के पौधे में ना देखने को मिलता है ये प्रतान। तो प्रतान जो है क्लाइंब करने में हेल्प करता है। प्रतान, ये जो प्रतान है ये क्लाइंब करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से मटर का प्लांट जो है किसी दीवार पे, बांस पे, किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ सकता है, तो हम यहाँ पर प्रतान बोलेंगे। मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन गलत है? मनुष्यों में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। वक्षीय क्षेत्र में तो हमारे फेफड़े हैं, थोरैसिक कैविटी में या फिर थोरैसिक रीजन में तो हमारे फेफड़े आते हैं, हार्ट ये आता है। जो उदर गुहा है ना, जो किडनी है, दोनों के दोनों जो किडनियां हैं वो हमारे उदर गुहा में है, उदर गुहा में, तो ये विकल्प, ये स्टेटमेंट गलत है। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, बिल्कुल सही है। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है और फेफड़ों से होते हुए हमारे नाक से बॉडी के बाहर, ये भी सही है। गलत चूज करना था तो केवल एक हमारा आंसर होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बताना है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में 2 प्रकार के हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के केंद्र में है, यानी कि बीचों बीच है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। यहाँ पर देखो रीढ़ की हड्डी दी गई है और आंसर जो है डी दिया गया है बोर्ड की तरफ से, लेकिन रीढ़ की हड्डी कहना गलत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी तो जो कंकाल तंत्र है उसके अंदर आएगा ना, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है यहाँ पर होना चाहिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और मस्तिष्क से निकलने वाली जो कपाल तंत्रिकाएं होती है, मेरुरज्जु से निकलने वाली जो मेरु तंत्रिकाएं होती है, वो मिलकर बनाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो देखो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दिया गया, रीढ़ की हड्डी नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होगा, मेरुरज्जु होगा। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी काटने के बाद। पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सिन हार्मोन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवाता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवाता है, तो बोलेंगे कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑक्सिन हार्मोन है ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवाता है। साइटोकिनिन कोशिका को एक्चुअल में विभाजित करवाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका में वृद्धि करवा दिया, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करवा दिया बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सिन का रोल है। अब ये कोशिका जो है मान लीजिए कि विभाजित हो गई ऐसे, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन का रोल है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कोशिकाओं में लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, तो सेल ग्रोथ करवाता है ये ऑक्सिन हार्मोन। पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है जिसे हम लोग याद रखते हैं पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे m से स्वतंत्र। सी हमारा राइट आंसर, m पर डिपेंड ही नहीं करता है। एक बहुकोशिक जीव स्पाइरोगैरा सामान्यतः
विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि का एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो खंडन बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान बढ़ाएंगे पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 26 दिसंबर 2024 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।